नमस्ते व्यूअर्स, मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूँ आप सभी का सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर रोज़ द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस आपके सामने लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी आज की एनालिसिस से। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारा सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई को लेकर के केस चल रहा है सेंटर वर्सेस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर सेंटर ने ये कहा है कि इट सेंड्स सीबीआई टू स्टेट्स फॉर प्रोब्स। तो जो केस चल रहा था वहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था ये कहते हुए कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशंस के लिए जो जनरल कंसेंट होता है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी सेंटर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन को अलाउ करना इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो सीबीआई क्या है, सीबीआई के क्या पावर्स हैं, इस पावर्स को कैसे यूज़ किया जाता है, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या डिस्प्यूट है, इन सब चीज़ों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है कि जो सेंटर का क्लेम है कि इट हैज़ नो कंट्रोल ओवर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, आस्किंग हु एल्स कैन सेंड द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू द स्टेट्स टू इन्वेस्टिगेट केसेस। मतलब जो सेंटर ने कहा कि जो सीबीआई है उसके इन्वेस्टिगेशन पे सेंटर का कोई कंट्रोल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। ये जो सूट है, ये जो पेटिशन है वो किसने फाइल करी थी, तो वेस्ट बंगाल स्टेट ने फाइल करी थी अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट, ये जो आर्टिकल है हमारा 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो कि सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स को लेकर के है। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या कहा है, तो इट अक्यूज्ड द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंटरफेयरिंग इन केसेस originating within the state's jurisdiction by unilaterally authorizing the CBI to probe them। अब यहाँ समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अलाउ की जाती है। तो अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कैसे अलाउ की जाती है, तो दो प्रोसेसेस होते हैं उसके, जो कि होता है जनरल कंसेंट और स्पेसिफिक कंसेंट। जनरल कंसेंट यानी कि एक ब्लैंकेट कंसेंट होता है कि स्टेट्स जो हैं वो कंसेंट दे रहे हैं कि सीबीआई आकर के किसी भी केस का इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। लेकिन स्पेसिफिक कंसेंट में क्या होता है कि उस समय जनरल कंसेंट नहीं दिया जाता है। कोई भी स्टेट जो है वो अगर जनरल कंसेंट देने से मना कर देती है तो वो केस ऑन केस बेसिस पे अलग अलग टाइम पे सेंटर जो है वो अप्रोच कर सकता है, या सीबीआई जो है वो अप्रोच कर सकता है स्टेट को, जहाँ पे कि केस बाय केस बेसिस पे स्टेट जो है वो कंसेंट दे सकता है। और यही हुआ था कि 2018 में जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट थी उसने अपना जनरल कंसेंट सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस के लिए विथड्रॉ कर लिया था। लेकिन अभी यही एलिज किया गया है सेंटर पर कि विड्रॉ करने के बाद भी सेंटर जो है वो अपनी पावर्स को यूज़ कर रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशंस को कौन ऑथराइज कर सकता है, तो सेंटर। The West Bengal said that the center continues to employ the CBI though the state had withdrawn the general consent to the agency for investigations within the territory। अब समझते हैं कि सीबीआई है क्या। तो सीबीआई की को सेटअप किया गया था 1963 में बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये किसके कंट्रोल में आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवांसेस एंड पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। और ये जो सीबीआई की बॉडी थी ये किसके रिकमेंडेशंस पे इस्टेब्लिश की गई थी, तो संथानाम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये हमारे प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कभी कभी मेंस में भी इनके फंक्शन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक चीज़ जो हमें यहाँ क्लियर है वो ये है कि सीबीआई जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है, और क्योंकि इसको एक रेजोल्यूशन के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। अगर यही कोई एक्ट के थ्रू
इस्टेब्लिश किया जाता तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती। पावर्स कहाँ से डिराइव करता है सीबीआई? तो सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 और ये मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है किसका? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का। और ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल को भी असिस्ट करता है, प्लस एक नोडल पुलिस एजेंसी है विच कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशंस ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। इंटरपोल क्या है? तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल क्राइम्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो इंटरपोल के बिहाफ पर इंडिया में कौन कौन काम करता है? तो सीबीआई। अब आते हैं कंसेंट ऑफ द स्टेट्स पर कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑपरेट्स अंडर द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, जिसके सेक्शन 6 में इस बारे में बात की गई है कि किसी भी केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई को कंसेंट चाहिए होता है स्टेट गवर्नमेंट का। और ये दो तरीके के कंसेंट होते हैं। पहला जनरल कंसेंट जो कि एक ब्लैंकेट परमिशन होता है कि उसके बाद सीबीआई को बार बार परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होता है कि प्रोसीजर जो होता है वो और सिंप्लीफाई हो जाता है, फास्ट ट्रैक हो जाता है। क्योंकि अगर बार बार अगर आज कोई केस आया तो एक बार परमिशन लो, फिर अगर कल कोई केस आ गया फिर से परमिशन लो, तो इससे एक जनरल कंसेंट से क्या होता है कि बार बार सीबीआई को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर परमिशन लेने सीबीआई जाता है तो हो सकता है कि तब तक में उस केस के जो फैक्ट्स हैं या एविडेंस हैं उसके साथ कोई छेड़खानी हो जाए। इसीलिए फॉर अ बेटर रेजोल्यूशन ऑफ केसेस जनरल कंसेंट दिया जाता है। दूसरा होता है स्पेसिफिक कंसेंट। दिस रिक्वायर्स सीबीआई टू सीक परमिशन फॉर ईच इंडिविजुअल केस दे वांट टू इन्वेस्टिगेट इन द स्टेट। कि सीबीआई जा कर के स्टेट से परमिशन मांगता है अगर किसी केस को इन्वेस्टिगेट करना होता है तो। एंड इन द रिसेंट टाइम्स बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल, केरला और राजस्थान जिन्होंने अपना जो जनरल कंसेंट है उसको विड्रॉ कर लिया है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सीबीआई का ज्यूरिसडिक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। स्पेसिफिक कंसेंट होना है स्टेट्स के पास। तो अगर सीबीआई अप्रोच करती है तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि स्टेट्स जो हैं वो अलाउ करें और कुछ केसेस में स्टेट्स अलाउ नहीं भी कर सकती है। तो ऐसा स्टेट्स क्यों करती हैं? क्यों उन्होंने अपना जनरल कंसेंट को विड्रॉ किया है? तो स्टेट्स का कहना है कि विड्रॉइंग कंसेंट प्रोटेक्ट्स देयर पावर ओवर लॉ एंड ऑर्डर विद इन देयर टेरिटरी एंड ऑल्सो अलाउज देम टू हैव मोर कंट्रोल ओवर इन्वेस्टिगेशंस हैपनिंग इन देयर स्टेट। की क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। आप देखिए किसी भी स्टेट का जो पुलिस है वो उस स्टेट के अंडर आता है। इसीलिए देखिए कि पुलिस की जो यूनिफॉर्म है वो अलग अलग जगहों पे कई बार अलग अलग होती है, उनके पावर्स जो होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। तो इस वजह से जो जब सीबीआई इन्वॉल्व हो जाती है तो जो स्टेट की पुलिस होती है उनका ज्यूरिसडिक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे केसेस में स्टेट्स का जो पावर है वो लिमिट हो जाता है। तो इसीलिए जो स्टेट्स हैं वो कहती हैं कि उन्होंने जनरल कंसेंट को हटाया है ताकि उनके स्टेट में जो भी मैटर हो रहा है, जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, उनको वो अपनी निगरानी में इन्वेस्टिगेट करा सकें। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि इंडिया इज़ नाउ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर। एंड हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो एक सोलर सरप्लस कंट्री है। क्यों हम एक सोलर सरप्लस कंट्री हैं? क्योंकि हम ट्रॉपिकल जोन में लाई करते हैं। ट्रॉपिकल जोन यानी कि मैक्सिमम टाइम ऑफ द ईयर जो है वो हमें सनलाइट मिलता है। इस वजह से हमारा जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है इंटरनेशनल एनर्जी एनालिटिक्स एजेंसी एम्बर के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है जापान को टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर। और इंडिया से पहले कौन कौन है? तो चाइना और यूएस। यानी ये बहुत अचीवमेंट की बात है इंडिया के लिए कि आज जबकि हमारी जो सोलर जनरेटिंग कैपेसिटी है वो कुछ टाइम पहले ही उसके लिए इतने मेजर्स लिए गए उसको बूस्टअप करने के लिए,
एंड विद इन अ शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम हमने इस गोल को अचीव किया है। और क्या कहता है ये रिपोर्ट? तो इंडिया जनरेटेड 113 बिलियन यूनिट्स ऑफ सोलर पावर इन 2003 compared to Japan's 110 billion units. In terms of installed power capacity, तो India is at 73 gigawatts and Japan is at 83 gigawatts according to data computed by एम्बर। तो यानी कि अगर बात की जाए इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी की तो उसमें इंडिया 5th पोजीशन पे है, लेकिन वहीं अगर बात की जाए जनरेशन कैपेसिटी की तो उसमें इंडिया 3rd पोजीशन पे है। While reflective of rising share of solar power in India's energy mix, the power produced per year can vary due to फ्लक्चुएशन इन कंट्रीज पावर डिमांड एंड लोकल सर्कमस्टांसेस। बहुत सारे रीजंस की वजह से ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें डिफरेंस आता है। और ये रिपोर्ट के हिसाब से जापान का जो डिमांड था वो डिक्रीज हो गया बाय 2% यानी 2 बिलियन यूनिट्स इन 2023। इस वजह से क्या हुआ कि इंडिया ने जापान को ओवरटेक कर लिया, क्योंकि जो हमारा थिंक टैंक है गवर्नमेंट का नीति आयोग, उसकी रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि सोलर पावर वाइल मेकिंग 18% ऑफ इंडियाज टोटल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एट 442 गीगावाट मेड अप ओनली 6.6% ऑफ द पावर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, रिफ्लेक्टिंग द गैप बिटवीन द पोटेंशियल एंड द एक्चुअल्स। यानी सोलर नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि सोलर पावर की पोटेंशियल कैपेसिटी जो है वो 18% है, बट जो एक्चुअल प्रोड्यूस हो रहा है वो अभी सिर्फ 6.66% है। तो दोनों रिपोर्ट्स जो हैं वो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी एक तरीके से नज़र आती हैं। तो लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? चाइना, जिसने कितना प्रोड्यूस किया? 584 बिलियन यूनिट्स ऑफ सोलर पावर इन 2024। तो अब ये चीज़ काफ़ी अलार्मिंग है कि एक तरफ जहां इंडिया 113 बिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, जापान 110 बिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, वहीं चाइना कितना कर रहा है? 584 बिलियन यूनिट्स। यानी कहीं ना कहीं इट इज़ प्रोड्यूसिंग 5x 5 गुना ज़्यादा एनर्जी, सोलर एनर्जी जो है वो चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। तो इफ़ इंडिया, अगर इंडिया ये चाहता है, इफ़ इंडिया वांट्स कि इट हैज़ टू बिकम द टॉप सोलर प्रोड्यूसर, टॉप सोलर पावर प्रोड्यूसर, तो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी इन सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मेड अप 30% ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। मतलब अगर 100 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूरे दुनिया में बनता है तो उसमें से 30 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अब रीन्यूएबल सोर्सेज से आता है। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि धीरे धीरे करके जो वर्ल्ड है दैट इज़ मूविंग टुवर्ड्स रीन्यूएबल पावर और रीन्यूएबल एनर्जी। तो जैसे जैसे हम इस शेयर को, इस 30% को और इंक्रीज़ करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस है वो क्या होगा? कम होते जाएगा। तो इससे ग्लोबल वार्मिंग एंड उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम मिटिगेट कर सकेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है ये रिपोर्ट कि रिन्यूएबल्स हैव एक्सपैंडेड फ्रॉम 19% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी इन 2000 to 30% in 2023, और combined with nuclear the world generated almost 40% from low carbon sources in 2023। कि अगर सिर्फ रीन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करें तो उससे जो पावर हमने जनरेट किया वो 30% था, और अगर इसको कंबाइन कर देते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के साथ भी, जो कि एक लो कार्बन सोर्स है, तो हमारा जो रीन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन था वो 40% हो जाएगा। कि 40% इलेक्ट्रिसिटी जो था वो हमने लो कार्बन सोर्सेज से प्रोड्यूस किया है। एक और जो बहुत अच्छी बात ये रिपोर्ट कहता है वो ये है कि फॉसिल फ्यूल जनरेशन टू ड्रॉप इन 2023 एंड द ट्रेंड टू कंटिन्यू इन द अदर ईयर्स। मतलब आफ्टर 2023, जैसे 2023 में जितना कंजम्पशन था या जनरेशन था फॉसिल फ्यूल का, 2024 में उससे कम होगा, फिर 2025 में उससे भी कम होगा, और ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा।
इससे क्या पता चलता है कि 2023 जो था, the year 2023 might be the year when the fossil fuel production may have peaked globally. मतलब जब से फॉसिल फ्यूल जनरेशन स्टार्ट हुआ था, अगर हम बात करें, तब से वो ईयर ऑन ईयर जो है वो इंक्रीज़ करता जा रहा था, और इंक्रीज़ करते करते एक पॉइंट ऐसा आया जो कि उसका पीक पॉइंट था, जिसके बाद वो धीरे धीरे करके अब नीचे आना शुरू होगा। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से 2023 का ईयर जो था वो था फॉसिल फ्यूल जनरेशन का पीक ईयर, जिसके बाद फॉसिल फ्यूल जनरेशन जो है वो अब धीरे धीरे करके कम होगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस है वो कम होगी, और प्लस हमारा जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के कंसर्न्स हैं उनको हम मिटिगेट कर पाएंगे। थर्ड न्यूज़ जो है आज का हमारा इम्पॉर्टेंट, वो है द सोशो इकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ एलपीजी प्राइस हाइक्स। तो इस आर्टिकल के हिसाब से इंडिया में जो एलपीजी की प्राइसेस हैं, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। अगर पर लीटर के हिसाब से देखें तो इंडिया में करीब करीब तो 300 रुपये पर लीटर जो है वो एलपीजी का कॉस्ट पड़ता है। तो अगर बाकी हमारी आसपास की कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखें तो ये बहुत ज़्यादा है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है और गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, ये चीज़ हम देखते हैं। तो 2014-15 में एक सर्वे हुआ था, एक्सेस सर्वे। किसने कंडक्ट कराया था? तो काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। और आपको बता दूं कि ये जो भी डेटा होता है इसको आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कभी आ गया कि कुकिंग फ्यूल या कुकिंग गैस, इन सब चीज़ों से कैसे एम्पावर होता है कम्युनिटी, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें कोट कर सकते हैं। तो इस सर्वे से हमें क्या पता चला कि LPG's cost to be the foremost barrier to its adoption and continued use in rural poor households। मतलब LPG की जो कॉस्ट है वो सबसे बड़ा बैरियर है उसके रेगुलर अडॉप्शन में। जैसे कि गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत LPG सिलेंडर्स दिए जा रहे थे एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड कॉस्ट टू पुअर हाउसहोल्ड्स और पुअर घर की औरतों को। तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने LPG परचेज भी कर लिया, लेकिन बाद में जब उनको खुद अब उसको परचेज करना पड़ रहा था, गवर्नमेंट सप्लाई नहीं कर रही थी, तो उन्होंने वापस अपने ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स, ट्रेडिशनल कुकिंग फ्यूल्स जैसे कि वुड, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, काउ डंग, इन सारी चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें उनको फ्रीली अवेलेबल होती हैं, बट गैस के लिए उनको पैसे खर्च करने पड़ते थे, और थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। इसीलिए ये बहुत फोरमोस्ट रीज़न है कि कुकिंग गैस का या गैस सिलेंडर का जितना वाइड अडॉप्शन होना चाहिए था अब तक, वो नहीं हुआ है। तो इसके क्या इम्पैक्ट्स हो जाएंगे? पहला हो जाएगा इंक्रीज्ड हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एवरेज इंडियन हाउस होल्ड स्पेंड्स अराउंड 4.5% ऑफ देयर इनकम ऑन LPG। और अगर LPG की प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ेंगी तो इससे भी ज़्यादा इस नेशनल जो उनका इनकम है उसमें ये शेयर भी इंक्रीज़ होगा। सेकेंड इज शिफ्ट टू ट्रेडिशनल फ्यूल्स, यानी कि जो ट्रेडिशनल फ्यूल्स हैं जैसे वुड या चारकोल या कोल, ये सारी चीज़ों पे वो लोग दोबारा से शिफ्ट कर जाएंगे। तो इसका दो तरीके का इम्पैक्ट होगा। पहला हो जाएगा कि उनका हेल्थ इम्पैक्ट। हमें पता है कि उससे जो धुआं निकलता है वो कितना ज़्यादा हानिकारक होता है किसी के भी स्वास्थ्य के लिए, और मोस्टली क्योंकि जो गांव हैं, पुअर हाउस होल्ड्स हैं, वहाँ पे खाना कौन बनाती है? तो औरतें बनाती हैं। तो यहाँ इससे जो होगा वो औरतों की हेल्थ पे और बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंड इम्पैक्ट जो हो जाएगा, अगर हम सोसाइटल लेवल पे देखें, तो वो हो जाएगा हमारे एनवायरनमेंट को लेकर के, कि अगर वुड चाहिए खाना बनाने के लिए तो उसके लिए लोग पेड़ काटेंगे। कोल का यूज़ अगर करते हैं तो उससे जो एमिशंस निकलेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि LPG की प्राइसेस को कंट्रोल में रखा जाए। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड LPG कंजम्पशन, कि जो भी गवर्नमेंट की टारगेट्स हैं
उनसे कम होगा। तो इससे क्या होगा कि जो वुमेन की हेल्थ है उसका उस पर जो इम्पैक्ट है वो और गहरा हो जाएगा। इकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे? तो पहला डिफॉरेस्टेशन और दूसरा इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो यहाँ हमने दो इम्पैक्ट्स को समझा कि सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर, प्लस इकोलॉजिकल या फिर इन्वायरमेंटल लेवल पे इम्पैक्ट क्या होगा। तो गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है इससे रिलेटेड? तो पहला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिससे कि फ्री एलपीजी कनेक्शंस टू लो इनकम फैमिलीज को प्रोवाइड किया जाता है। और दूसरा है पहल प्रत्यक्ष हस्तांतरित एलपीजी उपभोक्ता ग्राहक परियोजना। इससे क्या होता है? तो सब्सिडी अमाउंट्स को डायरेक्टली बेनिफिशियरीज के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जो भी आपका बैंक अकाउंट है, डायरेक्टली जो सब्सिडी का अमाउंट है वो अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इससे जो अगर सब्सिडीज़ जो है वो इंक्रीज़ होंगी तो जो प्राइस हाइक का नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं। बट क्या सब्सिडीज़ एक सोल्यूशन है इस चीज़ का? तो नहीं। बहुत ज़रूरी है कि एक बैलेंस बनाया जाए बिटवीन सब्सिडीज़ एंड द प्राइस ऑफ एलपीजी, ताकि ना तो पुअर हाउसहोल्ड्स और ना ही किसी और के लिए ये जो एलपीजी का कंजम्पशन है वो एक बर्डन की तरह नज़र आए। तो गवर्नमेंट्स नीड टू फोकस ऑन मेकिंग एंड कीपिंग एलपीजी अफोर्डेबल, प्लस they must also endeavor to free solid cooking fuels from socio-ecological endangerment, like say with a national policy introducing smokeless cooking stoves that consume less fuel wood। तो नई टेक्नोलॉजीज़ पे भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जहां अगर एलपीजी को यूज़ नहीं करते हैं तो भी कैसे उन एमिशंस को रिड्यूस किया जाता है, इस चीज़ के बारे में सोचें। तो अगले न्यूज़ पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे करना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए सर्वोदय आईएएस का ये ऐप गूगल प्ले स्टोर से जा करके, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, और अपनी तैयारी को आप शुरुआत कर सकते हैं मात्र ₹1 के नॉमिनल फीस से। और लेक्चर्स की क्वालिटी को आप देख सकते हैं जो हमारे डेमो वीडियोस हैं उनके थ्रू। तो अगर इस बार आपको यूपीएससी और बीपीएससी में अपना परचम लहराना है तो अभी जा कर के डाउनलोड कीजिए सर्वोदय आईएएस का ये ऐप। अब आ जाते हैं हमारे एडिटोरियल्स पर। तो पहला एडिटोरियल है अ चांस टू सेटल अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर अपने आप में देखा जाए तो ये टॉपिक बात कर रहा है फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और दोनों ही अगर देखा जाए तो पॉलिटी के अपने अपने आप में दिग्गज टॉपिक्स हैं। इनके बिना पॉलिटी कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। इनफैक्ट इनके बिना हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी से फंडामेंटल राइट्स ही छीन लेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो अस्तित्व है, उसकी जो लिबर्टी है, फ्रीडम है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि अभी एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर्टी ओनर्स से रिलेटेड, जहाँ पे कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की जा रही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है सुप्रीम कोर्ट के पास कि अब तक जो एम्बिग्विटी है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को लेकर के कि कौन सुपीरियर है, कौन इन्फीरियर है, कौन से डीपीएसपीज को अपहोल्ड करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा सकता है, ये जो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं इसका आंसर दे सके। क्यों सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा जा रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जितने भी ग्रे एरियाज़ हैं इस चीज़ को लेकर के उसको एड्रेस करें। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है क्या। तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? तो कुछ ऐसे सेट ऑफ राइट्स हैं जो कि हर एक सिटीज़न को दी जाती हैं उनके फ्रीडम और लिबर्टी के लिए। तो ये क्या किस चीज़ कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करते हैं? तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
यानी आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। अगर प्रिसाइजली बोला जाए तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक, जहाँ 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी है एंड 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वहीं अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी आ जाता है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। और ये क्या है, तो ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, किनके लिए, तो स्टेट के लिए। तो स्टेट को जिन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, वो प्रिंसिपल्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो दोनों का ही एम जो है वो क्या है, तो इंडिया को एक बेहतर कंट्री बनाना। लेकिन दोनों की ही नेचर और एनफोर्सिबिलिटी में बहुत डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो दे आर जस्टिशिएबल और एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स। एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स मतलब कि अगर किसी ने, स्टेट ने या स्टेट के किसी ऑर्गन ने मेरा फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया तो उसके लिए आई कैन डायरेक्टली अप्रोच द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। किसके थ्रू, तो रिट्स के थ्रू। रिट्स क्या होते हैं, तो जब भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो ये रिट्स जो हैं वो कोर्ट के द्वारा इशू किए जाते हैं एज अ रेमेडी। वहीं अगर डीपीएसपी की हम बात करें तो डीपीएसपीज जो हैं वो नॉन एनफोर्सेबल या नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होते हैं। नॉन एनफोर्सेबल मतलब कि अगर कभी डीपीएसपी वायलेट होता है तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि स्टेट ने मेरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को वायलेट किया है। यानी ये बाइंडिंग नहीं है स्टेट्स के ऊपर, बल्कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बाइंडिंग है स्टेट के ऊपर। और यहाँ स्टेट का मतलब सेंटर और स्टेट्स दोनों के ही रिगार्डिंग होता है। तो डिस्प्यूट क्या है अब और कोर्ट ने क्या क्या जजमेंट्स दिए हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले शुरुआत में जब इस मैटर को उठाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनी लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स इवन इफ अलाइंड विद डीपीएसपीज कुड बी स्ट्रक डाउन। यानी डीपीएसपीज को अपहोल्ड करने के लिए अगर आप लॉ बना रहे हैं और वो लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो लॉ वैलिड नहीं होगा। लेकिन फिर आता है 1973 केशवानंदा भारती केस, जहाँ पे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में बात हुई कि पार्लियामेंट की जो पावर है अमेंडमेंट की वो एब्सोल्यूट नहीं है। यानी आप अगर कोई भी अमेंडमेंट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो जो अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट ना करे। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया। ये एक नेवर एंडिंग लिस्ट है जिसमें जो मटेरियल्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं वो ऐड होते जाते हैं। तो एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, सेक्युलरिज्म है या सोशलिज्म है, ये सारी चीज़ें बिलोंग करती हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट जजमेंट क्या था, तो मिनर्वा मिल्स 1980 ये कहता है कि बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज आर इम्पॉर्टेंट और पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपीज एज लॉन्ग एज वो वायलेट नहीं करता है किसको, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। यानी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे फोर फादर्स ने सोचा था कि इंडिया में होनी चाहिए, वो सारा पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। तो केस यही था कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है डीपीएसपीज को एनफोर्स करने के लिए, तो हाँ किया जा सकता है। कब तक, जब तक कि वो अमेंडमेंट जो है वो इस चीज़ को वायलेट ना करे, किस चीज़ को, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यही मामला आता है आर्टिकल 31C का, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 25th अमेंडमेंट से। तो आर्टिकल 31C क्या कहता है कि इट शील्डेड सर्टेन लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑन ग्राउंड्स ऑफ फंडामेंटल राइट वायलेशन। कौन से दो फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 और 19। यानी कि अगर जो सेंटर है
वो कोई ऐसा लॉ बनाता है जो कि आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, इन दो आर्टिकल्स को वायलेट करता हो लेकिन डीपीएसपीज को प्रमोट करता हो, तो वैसे लॉज जो हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर में नहीं आएंगे। और इस अमेंडमेंट को, ये अमेंडमेंट आया था 1970 में, और इस अमेंडमेंट को 1973 में स्ट्रक डाउन किया गया आर्टिकल 31C को, लेकिन पार्शियली। और पार्लियामेंट ने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट कांट अवॉइड स्क्रूटनी ऑन वेदर अ लॉ जेन्युइनली फर्दर्स आर्टिकल 39B और B एंड C। तो आर्टिकल 39B एंड C जो है उनमें प्रोविजंस हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इन सब चीज़ों को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट जो है वो अपने आप को जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं कर सकता है, यानी हर एक लॉ, हर एक अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट बनाता है दैट इज लायबल फॉर जुडिशियल रिव्यू। यही कंक्लूजन था इस जजमेंट का। फिर से मिनर्वा मिल्स केस 1980 में जो दोबारा अमेंडमेंट्स किए गए आर्टिकल 31C में, उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल टूल्स फॉर अचीविंग द गोल्स आउटलाइंड इन डीपीएसपीज। अगर हमारे पास सिर्फ फंडामेंटल राइट्स होंगे और डीपीएसपीज नहीं होंगे तो भी जो हमारी गवर्नेंस है वो उस तरीके से नहीं हो पाएगी जितने अच्छे से होनी चाहिए। और अगर सिर्फ डीपीएसपीज रहेंगे, फंडामेंटल राइट्स नहीं रहेंगे, तो भी हमारी गवर्नेंस जो है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाएगी। यानी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं जो जब तक साथ साथ चलेंगे तब तक जो हमारी गवर्नेंस है वो स्मूथ रहेगी। और अगर एक भी पहिया कोई डैमेज करने की कोशिश करता है या निकालने की कोशिश करता है तो ऑटोमेटिकली जो डेवलपमेंट की गाड़ी है वो वहीं रुक जाएगी। तो अब क्या है करंट सिचुएशन, जो प्रॉपर्टी ओनर्स केस है उसमें जो वैलिडिटी है आर्टिकल 31C की, उसके बारे में अब सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स थे, तो एट प्रेजेंट 31C में जो अमेंडमेंट्स किए गए थे वो किस हद तक वैलिड है, नहीं वैलिड है, ये क्वेश्चन अभी भी जो उस पर क्लैरिटी नहीं है। तो कोर्ट इस चीज़ पर डिसाइड करेगी। The court will decide on a state law allotting acquisition of dilapidated buildings with resident consent purportedly under Article 39B। और 39B क्या है? तो the ownership and control of material resources of the community are so distributed as best to serve the common good। अगर सिंपलर टर्म्स में इसको समझें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो इस आर्टिकल के हिसाब से The article instructs the government to strive towards fair distribution of ownership and control over the country's important resources. This is done with the intention of ensuring these resources benefit the entire society and not just a privileged few। कि अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्सेज हैं उन पे उसका कंट्रोल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इंश्योर करना स्टेट का काम है, ताकि जो प्रिविलेज्ड हैं ऐसा ना हो कि वो और प्रिविलेज्ड हो जाए और जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं ऐसा ना हो कि उनको कभी भी इन रिसोर्सेज का जो इन रिसोर्सेज की एडवांटेजेस हैं वो ना मिले। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसको आंसर करना, इसको सेटल करना, जो क्लैरिटी अभी तक एम्बिग्विटी है उसमें क्लैरिटी लाने की अपॉर्चुनिटी अभी इस प्रॉपर्टी ओनर्स केस में सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो आगे जब भी ये जजमेंट आएगा तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क कह सकते हैं, डिपेंड करेगा कि जजमेंट क्या है, किस तरीके से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करेगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल पर। ये है द एरा ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। अब यहाँ जो ऑथर्स हैं वो बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के बारे में कि क्या हमारे लिए कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियंस इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके जो सोसाइटी है वो इवॉल्व हो रही है।
तो जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे करके पॉलिटिशियंस को भी इवॉल्व होने की ज़रूरत है। और ये इवोल्यूशन जो है वो सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से नहीं आएगा, बल्कि बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटेंसीज़ हैं जैसे फंक्शनल कॉम्पिटेंसी, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी, जिसकी ज़रूरत है हमारे लीडर्स को। तो यहाँ पे कुछ कॉम्पिटेंसीज़ की बात हो रही है, जैसे कि बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी, कि कैसे हम पब्लिक के साथ एंगेज करते हैं, क्या पब्लिक मेरी बात सुनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को कंपेयर करेंगे तो पब्लिक एंगेजमेंट किसका ज़्यादा है, तो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर का। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे लीडर्स को लेकर के आएँ जिनसे पब्लिक एक कनेक्ट एस्टैब्लिश कर सकती है। तो इससे क्या होता है कि पब्लिक जो है वो उन लीडर्स की बात को सुनती है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाता है, सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान बेनिफिटेड फ्रॉम विमेन लीडर्स प्रमोटिंग बिहेवियरल चेंज एट द लोकल लेवल। दूसरी कॉम्पिटेंसी जिसके बारे में यहाँ बात हो रही है वो है फंक्शनल कॉम्पिटेंसी, कि अब पार्लियामेंट में अगर बैठना है, ये जो लीडर्स हैं, एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, वो अगर असेंबली में बैठते हैं तो असेंबली से रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी निटिग्रिटीज़ हैं, जैसे कैसे क्वेश्चन पूछना है, कैसे आंसर देना है, किस चीज़ को लेकर के डिबेट करना है, इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स को कब हाईलाइट करना है, तो जो आपका पॉलिटी का चैप्टर है पार्लियामेंट का, उसमें जो टूल्स से रिलेटेड है कि पार्लियामेंट के पास स्क्रूटनी के लिए क्या क्या टूल्स होते हैं, उनमें जो भी चीज़ें लिखी हैं इनके बारे में इन लीडर्स को पता होना चाहिए, ताकि जो उसका यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और एक चेक एंड बैलेंस, एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन्ड रहे। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से समझिए कि जितने भी लीडर्स हों उन्हें पता ही नहीं है कि 0 आवर में क्या करना है या कैसे क्वेश्चंस पूछने हैं, तो क्या जो गवर्नमेंट है वो कभी भी अकाउंटेबल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इन जो लीडर्स हैं ये लोग, इनके पास फंक्शनल कॉम्पिटेंसी हो, जिसमें कि क्या आ जाता है, तो लेजिस्लेटिव एक्सपर्टीज, बजटरी अवेयरनेस और ग्रीवांस ट्रांसलेशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एन एमपी रेजिंग द इशू ऑफ अनरेगुलेटेड टोबैको एडवर्टीजमेंट्स इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लीडिंग टू पॉलिसी चेंजेस बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री। और दूसरा एक प्राइवेट मेंबर बिल जो कि ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि फाइनली ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट के तरफ पास किया गया, कब, तो 2019 में। नेक्स्ट जिस कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है वो है डोमेन बेस्ड कॉम्पिटेंसी, कि कुछ लीडर्स ऐसे होने चाहिए जो अपने अपने डोमेन में एक्सपर्टीज़ रखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ, और वही लीडर्स जो हैं वो उन डोमेन्स से बिल्स को इंट्रोड्यूस करें, बिल्स पे डिबेट करने के लिए। और ऐसा ना हो कि ऐसे लीडर्स सिर्फ रूलिंग पार्टी के हों, दोनों में ही। अगर रूलिंग पार्टी कोई बिल लेके आती है हेल्थ से रिलेटेड, तो उन प्रोविजंस को समझने वाला एक कोई मेंबर होना चाहिए ऑपोजिशन पार्टी में भी। तो इससे क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी जो है, फेयरनेस, वो मेंटेन रहती है। जैसे कि हेल्थ केयर पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन प्लानिंग, टेक्नोलॉजिकल अवेयरनेस, कि आजकल हर दूसरे दिन एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, हमने परसों की न्यूज़ में बात करी थी कि इलेक्शन कमीशन ने जो एआई का मिसयूज़ हो सकता है इलेक्शंस में, उससे रिलेटेड एक डायरेक्शन जारी किया है। तो क्या ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एआई और उसके मिसयूज़ और यूजेस से रिलेटेड एक बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाए? उससे क्या होता है कि जो भी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारी कंट्री और हमारा जो लेजिस्लेशंस है वो भी उसके अकॉर्डिंग इवॉल्व होता रहेगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल रूल्स। इसके अलावा ऑथर्स जो हैं यहाँ पे वो कहते हैं कि स्किल्स के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लीडर्स हैं, एमपीज़, एमएलएज हैं, उनमें होनी चाहिए, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको एनालाइज करना है, उसको क्यों वो चीज़ हुई, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ को समझना होगा
और उसके सोल्यूशन तक अप्रोच करना होगा। और दूसरी चीज़ क्या इम्पॉर्टेंट है, तो कोलैबोरेशन, कि अलग अलग बैकग्राउंड, क्योंकि कोई भी इशू जो होता है वो सिर्फ एक एरिया में फोकस्ड हो ये ज़रूरी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कोई डिफॉरेस्टेशन का इशू, तो पहली बार सुनने से लगता है कि ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री या इन्वायरमेंट से रिलेटेड लोगों के लिए होगा, बट अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो किस पर पड़ेगा, तो जो लोकल कम्युनिटी है उन पर भी पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ जो ट्राइबल अफेयर्स हैं उनका भी मैटर हो जाता है, प्लस जो लोकल लोग हैं उनके मैटर्स के लिए भी ये चीज़ हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग लोगों, अलग अलग फील्ड के लोगों का कोलैबोरेशन हो। और बहुत ज़रूरी है कि हम एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम को इवॉल्व करें, जिसमें कि जो भी रोल्स हैं, जैसे अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया था मिशन कर्मयोगी, किसके लिए, तो सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए टाइम टू टाइम। उसी के फ्रेमवर्क पे एक कर्मयोगी मिशन के फ्रेमवर्क पे एक मिशन किसके लिए हो सकता है, तो हमारे पॉलिटिशियंस के लिए, जिसमें रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप वगैरह उनके लिए कंडक्ट किया जाए, जो कि किसके द्वारा किया जाएगा, तो पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसीज, नेशनल एंड स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जैसे PRS और पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया, और डेडिकेटेड रिसर्च विंग्स फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। क्योंकि ये लोग यही सारी चीज़ें करते हैं, तो इनके इनपुट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। सेकेंड चीज़ क्या इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो पब्लिक है उसकी परसेप्शन को भी शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसे, तो पब्लिक को डिमांड करना होगा कि हमारे जो लीडर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंट हों। तो इससे लीडर्स के मन में भी ये रहेगा कि हमारी कॉम्पिटेंसी जो है वो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है, ना कि एक ऑप्शनल क्राइटेरिया है। तो इससे इंडिया जो है वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है, जो अच्छे पॉलिटिशियंस और अच्छी पॉलिटिक्स का एक एग्जाम्पल इंडिया जो है वो सेट कर सकता है। और ये हमारी जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है उसके लिए हर तरीके से बेनिफिशियल होगा। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी न्यूज़ पर, जो है गिविंग प्राइमेसी टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अब यहाँ बात हो रही है ह्यूमन डेवलपमेंट की। तो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट से हमें सबसे पहले क्या याद आता है, हमें याद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो ये एक ऐसा इंडेक्स है जो किसी भी कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट को एनालाइज करता है। और ये कौन रिलीज़ करता है, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये जो है ये 3 क्राइटेरियाज पे बेस्ड है, या फिर ये कह सकते हैं कि 3 अलग अलग इंडेक्सेस का एवरेज या मीन वैल्यू ये हमें देता है। और वो क्या है, तो सबसे पहला लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये हमारे हेल्थ को दर्शाता है। हेल्थ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। दूसरी चीज़ जो है वो इसमें है मीन ईयर्स या एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। और ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है हमारे एजुकेशन लेवल को, कि कंट्री में एजुकेशन की लेवल क्या है। और तीसरा जो है वो है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। और ये किस चीज़ को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो जो जनरल परसेप्शन होता है लोगों का कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज इक्विवेलेंट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो चीज़ हमेशा वैलिड नहीं होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करने की बजाय हम पूरे के पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करें। और यही इस आर्टिकल का मेजर आर्ग्यूमेंट है। ये जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंक भी बताते हैं कि लास्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था उसमें जो इंडिया की रैंकिंग थी दैट वाज 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, और ये था 2022 में। तो इस हिसाब से इंडिया जो है वो काफ़ी हद तक पीछे जा चुका है। और ऑथर्स का कहना है कि हम जो है वो मिडिल कैटेगरी में या मिडिल डेवलपमेंट कैटेगरी में, मीडियम डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हैं।
और हमारी जो रैंकिंग है वो जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इन सब से भी पीछे है। तो बहुत ज़रूरी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप कंट्रास्ट देखिए तो इंडिया जो है वो धीरे टॉप 5 इकोनॉमीज़ में आता है और इट इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो क्या हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट दोनों एक साथ हो रहा है? तो इस इंडेक्स के हिसाब से नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करें। एक और जो इंडेक्स यहाँ पे बात की जा रही है वो है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की, और ये भी कौन निकालता है? तो UNDP, जिसमें इंडिया की रैंकिंग क्या थी? तो 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज रिफ्लेक्ट्स परसिस्टेंट जेंडर डिस्पैरिटीज पर्टिकुलरली इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है कि मेल्स और फीमेल्स के बीच में कितनी इक्वालिटी है अलग अलग फील्ड्स में, वो भी इंडिया की काफ़ी हद तक ख़राब सिचुएशन में है। क्यों? क्योंकि जो हमारी रैंकिंग है 2022 के इंडेक्स में वो है 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, जो कि भले ही एक इम्प्रूवमेंट को दिखाती है, लेकिन फिर भी अभी देयर इज़ अ लॉन्ग वे जो कि हमें कवर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे तीसरे जिस रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है वो है इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी, जो कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा जो रिपोर्ट है, जो कि हर दिन लगभग मैंने कवर किया है, वो कहता है कि टॉप 1% अर्निंग 23 टाइम्स द एवरेज इनकम while बॉटम 50% रिसीव ओनली 15% ऑफ द नेशनल इनकम। कि जो टॉप 1% की इनकम है वो जो हमारी एवरेज इनकम है उससे 23 टाइम्स ज़्यादा है। वहीं जो हमारी बॉटम 50% के लोग हैं वो सिर्फ मात्र 15% ऐसा है जो कि नेशनल इनकम का उनके पास जाता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ दिखाता है हमारे सोशल कोहेजन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर के, और यही इसी से पता चलता है कि हमारे लिए इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना कितना ज़रूरी है। एक और जिस डेटा के बारे में यहाँ बात हो रही है वो है हाउस होल्ड डेट एंड फाइनेंशियल सेविंग्स, जो अभी रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से हाउस होल्ड डेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और फाइनेंशियल सेविंग्स जो है वो डिक्रीज़ हो रही हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि इन्फ्लेशन जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस हिसाब से हमारी इनकम में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब क्या क्या पॉलिसीज़ लाने होंगे तो जो इन चैलेंजेस को एड्रेस करें? तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगी? तो लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन को इम्प्रूव करना। इकोनॉमिक सिचुएशन को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे? उनके स्किल्स को डेवलप करके, उनकी जो एजुकेशन है उसको डेवलप करके, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ दे करके। तो कहीं ना कहीं ये पूरा घूम फिर के बात वापस से कहाँ आ गई? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर, कि अगर उन तीनों पैरामीटर्स को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, अगर इन सब को हम बेटर कर पाए तो इंडिया में जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसको अचीव कर पाएंगे इन द कमिंग ईयर्स। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हो जाएंगे? तो बाय इंटीग्रेटिंग दीज इंसाइट्स इनटू पॉलिसी मेकिंग, इंडिया कैन वर्क टुवर्ड्स मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आउटकम्स। और प्लस जो हमारा SDGs हैं जिनको कि हमें 2030 तक अचीव करना है, जिसमें रिड्यूस इनइक्वालिटी और बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन, ये सारे गोल्स भी जिसका पार्ट है, उनको भी हम मीट कर पाएंगे। अलग अलग हर कंट्री को ये मीट करना है और इंडिया जो है वो अभी अपने टारगेट से बहुत पीछे चल रहा है। तो अगर हम अपनी इकोनॉमी के साथ साथ हमारे जो लोग हैं उनकी भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, असल मायने में कंट्री की डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाले सालों में ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करें, ना कि सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं? तो GS3 के पर्सपेक्टिव से ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, जो कि हमारा इकोनॉमी वाला पोर्शन है। प्लस ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है?
जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स कौन निकालता है और इंडिया की रैंकिंग उसमें क्या है। थोड़े थोड़े टाइम पे इसको रिवाइज करते रहिए, अपने आप ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो सब्सक्राइब करिए सर्वोदय IAS के YouTube चैनल को और टेलीग्राम चैनल को, जिसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद।